अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। पिछले सप्ताह भी हमने आपको बताया था कि किसी भी दिन ऐलान होने वाला है और आज दोपहर 12 बजे से इन 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी और पूरे नवंबर मतदान चलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की तरह कोई मसला नहीं है कि 6 चरणों में चुनाव हो रहा है, 7 चरणों में हो रहा है। एक चरण में ही छत्तीसगढ़ को छोड़कर वहाँ 2 चरण में है, बाकी सब जगह एक दिन में वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। पीसफुल एरियाज हैं। राजस्थान कांग्रेस की सरकार है, उनके लिए अपने किले को बचाने की चुनौती है। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए फिर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में केसीआर के लिए भी अपने राजपाट को बचाए रखने की चुनौती है और मिजोरम में भी हालात कमोबेश यही हैं। आज की चर्चा इसी विषय पर होने वाली है। बहन भाइयों, 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों में नवंबर में मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 3 दिसंबर को इन सभी सीटों पर संडे के दिन काउंटिंग होगी। बहन भाइयों, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये थोड़ा असाधारण किस्म का चुनाव है। असाधारण मैं इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं क्योंकि इसके ठीक बाद मोस्ट अवेटिंग हाई प्रोफाइल पार्लियामेंट का जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें केंद्र की सरकार तय होगी कि क्या मोदी को तीसरा कार्यकाल मिलेगा या फिर इंडिया अलायंस बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाएगा। क्या होने जा रहा है? इन 5 राज्यों की का जो चुनाव है वो कमोबेश सभी एरिया में है। नॉर्थ ईस्ट में भी है तो फार ईस्ट में भी है, साउथ की तरफ डेक्कन के इलाके में तेलंगाना में है तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। कमोबेश ये पूरे प्रदेश का, एक देश भर का एक सैंपल पता चल जाएगा कि देश में इस वक्त लोगों का वोटिंग का मिजाज क्या है। लेकिन बहनों भाइयों, एक बात कभी मत भूलिएगा कि विधानसभा के चुनाव में, स्टेट के इलेक्शंस में मतदाताओं का जो वोटिंग पैटर्न होता है, मतदाताओं का जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है, पार्लियामेंट के चुनाव में वो डिफरेंट होता है। इसीलिए आप पाएंगे कि जब इन राज्यों में कांग्रेस अभूतपूर्व मैंडेट के साथ जीतकर असेंबली में आई थी, लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए थे तो सारी की सारी सीटें, 1 या 2 छोड़कर बीजेपी ने सभी सीटें जीत ली थी। लेकिन तब और आज के परिप्रेक्ष्य में बड़े बदलाव आ चुके हैं। ये बदलाव राजनीतिक तौर पर बीजेपी भी दबाव महसूस कर रही है और इंडिया अलायंस में यानी कांग्रेस की जहां सरकार है वो भी दबाव में है, तेलंगाना भी दबाव में है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश वाला फार्मूला लगाया है। अधिकांश सांसदों को वहां पर चुनाव मैदान में उतार दिया गया है जिनको चुनाव लड़ना है। बीजेपी इस बार इन स्टेट इलेक्शंस में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए वो पूरी ताकत झोंके हुए है क्योंकि उनके लिए हर चुनाव डू और डाई का है। और आज सरप्राइजिंगली जिस चीज़ को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि सबका टिकट घोषित हुआ, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका टिकट घोषित क्यों नहीं हो रहा है? तो आज मध्य प्रदेश की बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने टिकट दे दिया और दतिया से नरोत्तम मिश्रा को भी टिकट दे दिया गया, यानी फिलहाल इन 2 को टिकट मिल गया है। लेकिन बहनों भाइयों, ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। पहली बार इंडिया अलायंस इतने बड़े संगठन के साथ बीजेपी से मुकाबला करने उनके एनडीए अलायंस के साथ जा रहा है। इन दोनों के बीच जिस तरह का राजनीतिक घमासान है और देश में इस वक्त जो राजनीतिक वातावरण है, उस वातावरण से कुछ भी संभव है। एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। और इन 5 राज्यों में मुख्य तौर पर हम देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्टेक पे है, तेलंगाना में ना बीजेपी से मतलब है ना इंडिया अलायंस से। लेकिन आज अभी मैं डिबेट शुरू कर रहा था तो मैंने एक चैनल के सर्वे में देखा है, एक राष्ट्रीय चैनल के, उसमें यह पाया है कि वहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस केसीआर की पार्टी बीआरएस से ओपिनियन पोल में आगे बताई जा रही है। ओपिनियन पोल में ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। बाकी जगह कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। यानी मुकाबला बहुत ही वर्टिकल है। वर्टिकल इस दृष्टिकोण से कि तीसरे के लिए कोई स्पेस नहीं है। यानी जो कहानी उत्तर प्रदेश में दोहराई गई वही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और
तेलंगाना में हो रही है। आमने सामने का मुकाबला, कई मायनों में ये आमने सामने का मुकाबला बड़ा दिलचस्प भी होता है। दिलचस्प इस दृष्टिकोण से होता है कि जनता का मैंडेट का लार्जेस्ट हिस्सा, लॉ एंड शेयर, पता चल जाता है कि कौन क्या चाहता है और जनता के मन में किसे गद्दी पे बिठाना और किसको विपक्ष यानी कि उस गद्दी पर बैठे हुए पार्टी और उसके नेतृत्व पर निगाह रखने का है। तो आज हम इन 5 राज्यों की समीक्षा करेंगे, जो ओपिनियन पोल्स आए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ से निकला हुआ राजनीतिक संदेश दिल्ली के लिए क्या है। कुछ बयान सुनिए आप। देखिए, वहाँ बहुत अच्छा काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ है। जो हमारी बच्चियाँ हैं, मामा कहती हैं, और सबको पढ़ाई लिखाई से लेकर के उनके स्कूटी से और हर तरह की व्यवस्था आज सरकार कर रही है। बहुत ही लोकप्रिय सरकार है। शिवराज जी की लोकप्रियता है कि 4 बार से वो लगातार मुख्यमंत्री हैं और इस बार भी आप देखिएगा भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव जीतने। कांग्रेस के प्रति, राहुल जी के प्रति, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के प्रति लोगों का भाव है। प्रियंका जी के उसमें सोच से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, सबको जोड़ रही है। 5 की 5 जीतेंगी कांग्रेस, 5 जीतेंगे हम लोग। इंडिया गठबंधन एक मजबूत विकल्प है, मजबूती से लड़ रहा है। हम भी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और बहुत ही परिपक्व अनुभवी नेता इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मैं आशा है कि इन 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सीपी राय कांग्रेस से हैं और मैंने 3 वरिष्ठ पत्रकारों को अलग अलग प्रदेशों से आमंत्रित किया है जहां चुनाव चल रहे हैं। अरुण दीक्षित मेरे साथ मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। नागेंद्र वर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीलू रंजन जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अरुण दीक्षित जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। फाइनली आज शिवराज सिंह चौहान को टिकट दे दिया गया है, नरोत्तम मिश्रा को भी टिकट मिल गया है। अब जब बीजेपी की ये चौथी सूची आ गई है, मध्य प्रदेश का राजनीतिक वातावरण इस वक्त क्या कह रहा है? और अभी जब मैं डिबेट में आ रहा था तो उसके पहले मैं एक चैनल पर सर्वे भी देखा, जिसके ओपिनियन पोल देखी, जिसके बारे में मैं जिक्र भी कर रहा था। क्या हालात हैं मध्य प्रदेश में इस वक्त? ब्रजेश जी, सबसे पहले सभी मित्रों को नमस्कार। मेरे पास जो जानकारी है, पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को शिवराज सिंह चौहान ने सामने की टक्कर दी है। पिछले 4 दिन में जो बदलाव आया है मध्य प्रदेश की राजनीति में, उसका असर आज की सूची में साफ दिखा है। 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जबलपुर आए थे और वहां तक, उस रैली से पहले तक कोई शिवराज सिंह का नाम नहीं ले रहा था। बार बार ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व, दिल्ली में मोदी जी का नेतृत्व। उस दिन मोदी के सामने शिवराज ने पब्लिक से पूछा कि मेरी सरकार कैसी चल रही है। उसके अगले दिन डिंडोरी में एक मीटिंग में उन्होंने 4 बातें साफ कही। लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा, डायरेक्ट डायलॉग करते हुए, कि बताओ मेरी सरकार कैसी चल रही है भाइयों बहनों। अच्छी चल रही है तो सरकार फिर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। उसके आगे और बोले कि जो मेरा साथ देगा मैं उसका साथ दूंगा। 2 दिन बाद आज सूची आई है। उस सूची में शिवराज सिंह चौहान के 57 सदस्यीय सूची है, उसमें 40 के करीब उनके अपने प्रिय लोग हैं, 24 मंत्री भी हैं। आपने नरोत्तम मिश्रा का नाम लिया। नरोत्तम मिश्रा के अलावा गोपाल भार्गव एक 9वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वरिष्ठतम मंत्री हैं वो। लगातार ये चल रहा था कि जो सर्वे हो रहा है, वंशवाद नहीं चलेगा, लोगों को नहीं देंगे, लेकिन एकदम उलट हुआ है। ऑलमोस्ट सारे मंत्री पा गए हैं। खुद शिवराज सिंह को बुधनी से टिकट मिल गया है, इसके अलावा उनके सभी मित्रों को टिकट मिल गया है। ऐन वक्त पर आपका ये मत है कि शिवराज सिंह चौहान का जो कैंप है, जो बड़ा पॉलिटिकल कैंप है मध्य प्रदेश का, वो दिल्ली पर दबाव बनाने में कामयाब हो गया? देखिए, पहली बार ब्रजेश जी आप भी देख रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि सार्वजनिक चुनौती नरेंद्र मोदी और अमित शाह को शिवराज सिंह चौहान ने दी। मैं आपको बताऊं, पिछले कई महीनों से जब भी सबसे पहले अमित शाह आए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मध्य प्रदेश में हम लड़ेंगे सामूहिक नेतृत्व में, दिल्ली होगी
मोदी के नेतृत्व में। उसके बाद कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई अलग अलग, कहीं भी जी किसी भी जगह ये नहीं कहा गया कि शिवराज सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि पूरा मध्य प्रदेश उनके नाम के जो दीवार लेखन से पटा पड़ा है। हर जगह मामा और वही चीज आ रही है, जो बातें हो रही हैं। सबसे अहम बात क्या हुई कि 25 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी भोपाल आए थे। उस दिन लाखों कार्यकर्ता बीजेपी का बुलाया गया था और बूथ लेवल का कार्यकर्ता था, बड़ी रैली थी। उस दिन अपने 55 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने एक बार शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया, उनकी किसी एक योजना का जिक्र नहीं किया। यह सबसे बड़ा संकेत था। लेकिन 8 दिन बाद जो चीजें बदली हैं जी, तो आज वो सारे नाम उस सूची में है, 57 नामों में, जो शिवराज सिंह चाहते थे। और पहली 3 सूची आई तब शिवराज सिंह का कोई बयान नहीं था। सर आज मेरा शिवराज दूसरा सिंह सवाल आपसे है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है मध्य प्रदेश के भीतर? देखिए, कांग्रेस की हालत अभी भी जो सतह पर जो दिख रही है, वो अभी तक अपने कैंडिडेट नहीं तय कर पाई है। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि यहाँ इंडिया नहीं है। जिस गठबंधन की बात करें तो इंडिया, यहाँ एक अलग तरह का खेल चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने टिकट अलग डिक्लेयर कर दिए हैं, समाजवादी पार्टी भी कुछ लोगों के नाम ले आई है जी, और बहुजन समाज पार्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ समझौता किया है। लेकिन मध्य प्रदेश सीधी लड़ाई लड़ता रहा है। पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूं, मूल लड़ाई जो है बीजेपी और कांग्रेस में ही होती रही है। परफेक्ट, हर बार कुछ 93 के बाद 93 के इलेक्शन में पहली बार बीएसपी ने करीब 12 सीटें जीती थी विधानसभा में। और आपको याद होगा, या बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा में खाता मध्य प्रदेश से खुला था। 91 के इलेक्शन में भीम सिंह पटेल रीवा से जीते थे। उसके बाद उनके 96 के इलेक्शन में उनका दूसरा सांसद चुना गया था सतना से, तो रीवा और सतना से दोनों सांसद जीते थे। उसके बाद विधानसभा में 12 विधायक आए जो बिंद क्षेत्र से थे और अपने भिंड मुरैना इस संभाग से थे जी। पर उसके तत्काल उसी दौर में दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए उसमें बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, जैसा कि बीएसपी का चरित्र बना। और फिर आधे कांग्रेस में चले गए, कुछ हारे, और पिछले चुनाव में सिर्फ 2 विधायक चुने गए। तो सर आपको क्या लगता है कि ये मध्य प्रदेश में मुकाबला आमने सामने का है और अभी कौन किस पर भारी पड़ रहा है? सर मैं तो जितने ओपिनियन पोल्स हैं उसमें तो सब बराबर टक्कर दिख रही है। आप ग्राउंड पे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं? देखिए, मैं अगर ग्राउंड की बात करूं, जनता के मन की बात करूं, तो तमाम योजनाओं के बाद जनता नाराज है। जनता की समस्याएं हैं और जनता सच में नाराज है। लेकिन दूसरा तथ्य यह भी है कि कांग्रेस उसके हिसाब से तैयार नहीं है जितनी तैयारी बीजेपी ने कर रखी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश को केंद्रीय नेतृत्व ने टेक ओवर कर रखा है। मध्य प्रदेश के चुनाव की कमान बीजेपी की तरफ से अमित शाह के हाथ में है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह यादव यहाँ बैठे हुए हैं, अश्विनी वैष्णव यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि नरेंद्र तोमर को भी भेजा गया, तब वो प्रत्याशी बन गए। और पार्टी की तरफ से भी 4-5 पदाधिकारी हैं। पूरी तरह से सारे फैसले जो हैं वो केंद्रीय नेतृत्व ले रही है। हाँ, और पूरी तैयारी उन्हीं के हिसाब से। मैं डिबेट के दूसरे चरण में, दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ से जाने माने पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। नागेंद्र जी, स्वागत आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सभी को नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में और पत्रकारों का ओपिनियन पोल क्या है? क्या रमन सिंह भूपेश बघेल पर भारी हैं या मुकाबला करारा है? इस बार स्थिति बड़ी रोचक होने जा रही है, क्योंकि देखिए सत्ता में कांग्रेस है, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में स्थिति बनी हुई है, यहाँ भी सीटों को लेके अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है। और बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। उसमें तमाम जहां पर उन्हें लगता था कि यहाँ पर कांग्रेस कमजोर है, वहां पर उन्होंने समझदारी से बीजेपी के अनेक सांसदों को भी उतार दिया है मैदान में जी। तो वो किसी भी तरीके से बीजेपी इस बार सत्ता में आने के लिए पूरी तरह लगी हुई है और उनका पूरा प्रयास है कि सत्ता में जो कांग्रेस है उसकी तमाम पुरानी जो उन्होंने घोषणा पत्र में कमियां थी उसको बार बार नेतृत्व को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी में कोई असमंजस है क्या रमन सिंह के? मुझे लगता है इसको लेके अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रमन सिंह को उन्होंने टिकट दी है राजनांदगांव से और अभी तक के ऐसा कोई भाषण भी जो हुए हैं लगातार दिग्गजों के, तो उसमें कभी उन्होंने ये नहीं जिक्र किया कि अब
अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। और छत्तीसगढ़ के बारे में भी कहना चाहूंगा कि यहाँ सत्ता में वो बैठता है जो आदिवासी बहुमत जहाँ से मिलता है। मुझे लगता है बीजेपी जब भी आई है आदिवासी क्षेत्रों से तब सरकार इसकी बनी है, कांग्रेस जब आई है कांग्रेस ने सत्ता संभाली है। अभी तो क्या अभी चल रहा है, आदिवासियों के लैंड में क्या हो रहा है, उनके क्या भावनाएं हैं? वहां भी वही लगभग स्थिति अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार यहाँ दौरा किया छत्तीसगढ़ का, अपने विकास कार्य योजनाओं की बातें करी है, केंद्र से जो जो अच्छे काम हुए हैं पूरे देश में और खास तौर पर छत्तीसगढ़ में। तो इसको लेके उन्होंने रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और अभी आखिर में उन्होंने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। तो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस जो है, लोगों की भीड़ जो दिख रही है उसको देख के तो कह पाना मुझे लगता है कि जैसा आपने क्या कहा कोई था कि एंटी इनकम्बेंसी है भूपेश बघेल के खिलाफ, या फिर कांग्रेस वहां पर मजबूत है? देखिए, कांग्रेस का तो दावा बार बार है कि वो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जब हम बात करते हैं, लोगों के विचार जानते हैं, तो वो बड़ा अस्पष्ट सा मत आता है। और इस मामले में पार्टी के अंदर भी बहुत सारी अंतरकला नजर आती है। सरकार से नाराजगी है क्या? स्थानीय जनता नाराज है? विकास कार्यों को लेके कहीं ना कहीं कमजोरी वो मानती है कि कुछ कमियां हैं जिसको सरकार ने पूरा नहीं किया। तो शहरी क्षेत्रों में तो हम कह सकते हैं। तो ये बघेल और टीएस देव के खिलाफ के पर जो आपसी झगड़े चल रहे थे, ये खत्म हुए हैं या फिर अभी चुनाव में एक दूसरे को ठीक किया जाएगा? देखिए, ये भी एक अंदर की चीज है, क्योंकि जब भी स्थिति सामान्य होती है, टीएस बाबा जो है कुछ ऐसा बयान देते हैं कि एक बार फिर से वातावरण में एक हल्की सी गर्मी पैदा हो जाती है और अखबारों की सुर्खियां बनती है। तो मुझे लगता है मैंने सुना था जब प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने तारीफ की थी मंच से, तो बड़ा तूल पकड़ा था मामला। वो बड़ा तूल पकड़ा था और बाद में इसकी तमाम सफाई अभी तक जारी है। जितने भी प्रवक्ता आते हैं डिबेट्स में, वो बार बार कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, टीएस बाबा साहब ने बाद में उसको सुधारा। उन्होंने सर, मैं छत्तीसगढ़ की बहुत खबरें पढ़ता हूँ और छत्तीसगढ़ के बहुत चैनल देखता हूँ जी, मेरे दिल के बहुत करीब है सर। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ नीलू रंजन जी मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। बहन भाइयों, आज मैं पत्रकारों की ओपिनियन पहले आपको दूंगा, उसके बाद इन पॉलिटिकल पार्टी वालों से तब सवाल करूंगा, क्योंकि इनसे ढेर सारे इनपुट भी मिल जाएंगे। नीलू जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज जब मैं डिबेट के लिए आ रहा था तो मैंने एबीपी न्यूज़ का ओपिनियन पोल देखा। इसके पहले जब लास्ट वीक हम आप डिबेट कर रहे थे तो हम लोग इस बात पर सहमत थे कि तेलंगाना में मुकाबला एक तरफा है, लेकिन वो पोल बता रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त है और कांग्रेस वहाँ सरकार भी बना सकती है। आप भी ऐसा फील कर रहे हो सर? बिल्कुल, मैंने पिछली बार जब हम डिबेट में थे तो मैंने आपको कहा था कि जो इनपुट आ रहे हैं वो कांग्रेस को अपर हैंड दिखा रहा है। बीआरएस के खिलाफ वहाँ एंटी इनकम्बेंसी भी थोड़ी सी है, और जो खासतौर पे कर्नाटक का जो रिजल्ट आया है उससे कांग्रेस में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और कांग्रेस का वहाँ ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता भी है, संगठन भी है, बड़े नेता भी हैं। समस्या कांग्रेस का सिर्फ ये की है कि उनके नेता एकजुट नहीं है, वहाँ कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, आपस की फूट भी है। अब इन तमाम चीजों के बावजूद कांग्रेस कितना आगे ले जाती है वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात कि देखिए, भाजपा वहां कहीं नहीं। क्या रेवंत रेड्डी को ये लोग चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है कांग्रेस? कोई लाभ मिलेगा उसे? नहीं, अभी तो नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, कोई संकेत नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि वहां कांग्रेस थोड़ी सी डिवाइडेड है, लेकिन मजबूत स्थिति में है। मतलब छत्तीसगढ़ में भी देखें तो कोई सीएम कैंडिडेट नहीं होते हुए पिछली बार जीत गई थी। पर ये थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि इसके पहले के जितने भी ओपिनियन पोल्स आए उसमें केसीआर को तो लोग बहुत बड़ी मार्जिन से आगे दिखते थे। मुझे लगता है ये पहला ऐसा सर्वे है जिसमें केसीआर की ये हालत है। देखिए, नहीं, मैं ओपिनियन पोल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट, जो वहां खबरें आ रही हैं, जो वहां के स्थानीय अखबारों में छप रही हैं, और वहाँ के लोगों से जो हमारी मुलाकात हो रही है दिल्ली में, पत्रकारों से जो वहाँ के ग्राउंड पे नज़र रखते हैं,
जो नेताओं से मैं मिल रहा हूं उसके आधार पर मैं बोल रहा था। पिछली बार मैंने आपको कहा था जी, आपने बोला था लेकिन बल्कि मेरी थोड़ी डिफरेंट ओपिनियन थी आपसे। हाँ बिल्कुल, पर आज आपकी ओपिनियन मेरे ओपिनियन से ज्यादा करेक्ट है। मैं एक्सेप्ट भी करता हूं सर इसको। गो अहेड सर, बोले। नहीं अरे उस नहीं बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि वहां पे पिछली बार भाजपा बिल्कुल शून्य पे थी, 1 सीट उसकी सिर्फ जीती थी वो, लेकिन जो लोकसभा में जो 19.6% वोट उसको आए और 4 सीटें जीती, उसे भाजपा भी कोई मतलब पीछे रहना नहीं चाह रही है। और सुनील बंसल वहां पे आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में लंबे समय रह चुके हैं जी, वो वहां पे डेरा जमाए हुए हैं और संगठन कमजोर होते हुए भी वो क्या कर सकते हैं कुछ सीटों पे, खासतौर पे शहरी जो सीटें हैं उस पे वो कांग्रेस का खेल बिगाड़। सर थोड़ा राजस्थान के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था कि राजस्थान में आज बीजेपी ने वही किया है सूची जारी करके जो उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था। मेरे ख्याल से 4 या 5 सांसदों को उन्होंने विधानसभा के चुनाव में उतार दिया है। 7 सांसद, 7 सांसद जी, 7 सांसदों को दिया है और 51 लोगों की सूची है, 51 उम्मीदवारों की, उसमें वसुंधरा का नाम नहीं है। लेकिन जो सूची है उससे क्लियर है, जो 7 सांसद उतारे हैं, कि भाजपा पिछली बार इन सभी जगहों पे, मध्य प्रदेश समेत सभी जगहों पे हार गई थी जी। और उसको चुनाव के, लोकसभा चुनाव के पहले बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया था कि भाजपा को हराया जा सकता है। खैर इन तमाम जगहों पे लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लगभग सारी सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार भाजपा वो रिस्क नहीं लेना चाहती है। लोकसभा चुनाव के पहले जो नैरेटिव की लड़ाई है, उस नैरेटिव की एक बात बताएं सर, क्या अशोक गहलोत की सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर है वहां पे या नहीं? नहीं, मुझे दिख रहा है एंटी इनकम्बेंसी, खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर पे वहां पे एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है और ज्यादा ही दिख रहा है। और खास और एक दूसरा बात जो है, जो तुष्टिकरण वाला मुद्दा जो भाजपा उठा रही है वो लोगों को टच कर रहा है। मेरी वहां कई लोगों से बातचीत हो रही है, स्थानीय पत्रकारों से बातचीत हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं से ये मुद्दे हैं जो भाजपा उठा रही है। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूंगा सर। जी मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं सर। मेरे साथ समीर सिंह मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर समीर सिंह जी, शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने 3 वरिष्ठ पत्रकारों से सारे प्रदेशों का हाल लिया जहां पर चुनाव चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी पार्टी यानी बीजेपी बहुत भारी दबाव में है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, दबाव कोई नहीं है। हर चुनाव हमारे लिए चुनौती है और उस चुनौती को मान के हम लड़ते हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता हर चुनाव में वैसे ही लड़ता है जैसे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उस चुनाव को समझते हैं, वैसे हर कार्यकर्ता समझता है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ भी आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार गणों से परामर्श किया और उन लोगों के बयान आए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है वो करता है। अभी मैं दीक्षित जी को सुन रहा था मध्य प्रदेश के बारे में कि साहब शिवराज जी का नाम घोषित कर दिया, दबाव बन गया, अमित शाह जी से ये हो गया, मोदी जी ने नाम नहीं लिया। हमें लगता है कि ये सब कपोल कल्पित बातें हैं और इसका कोई राजनीतिक क्षेत्र में बहुत जिम्मेदार लोगों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस तरह की बातें हमारी पार्टी में होती भी नहीं है। अगर दीक्षित जी कहेंगे तो अगली बार मैं इनके कई मध्य प्रदेश के उदाहरण भी दे दूंगा और शिवराज जी के ही दे दूंगा। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि शिवराज जी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और हम जब जब जहां जहां चुनाव लड़ते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी अपने कामों को रखते हैं। हम उस राज्य के नेता राज्य के कामों को रखते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के कामों को रखते हैं। तो हम एक कलेक्टिव लीडरशिप में पार्टी भी चलाते हैं और हम कलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था, मैं दीक्षित जी भी है, मैं आपका सामना भी कराऊंगा, कमल के नेतृत्व में चुनाव होगा। पहली बात उन्होंने कही थी। दूसरी बात कही थी, शिवराज सिंह चौहान ने 3 सभाओं में जनता के बीच खड़े होकर पूछा था, लड़ूं कि ना लड़ूं। यही बात पूछे थे ना दीक्षित जी, लड़ूं कि ना लड़ूं? ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर पूछता है क्या समीर सिंह जी? अब आप बताओ। नहीं, देखिए मैं कहना चाहता हूं, शिवराज जी को मैं आज से नहीं, मैं 25 सालों से जानता हूं, जब वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। दीक्षित जी जानते होंगे कि वो उत्तर प्रदेश देश के बीजेपी के युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे जब देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी।
बाबूलाल गौर के बाद जब शिवराज जी को दिल्ली से मध्य प्रदेश भेजा गया तो बहुत सारे आकलन ऐसे थे कि साहब सरकार नहीं बनेगी, बहुत अंतर विरोध है, दोबारा भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन शिवराज जी ने अपने परिश्रम और पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर, अपनी योजनाओं की ताकत के आधार पर उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाई और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में माननीय शिवराज जी साबित हुए। देखिए, हमारे यहाँ मैं पहले भी कहा कि शिवराज जी नेता है, कार्यकर्ता से नेता बने हैं। जो भी कार्यकर्ता से एक सवाल चाहिए जवाब, क्या शिवराज के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है? हमारे हर कार्यकर्ता के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है ब्रजेश जी। मैंने शिवराज की नेतृत्व में मैं कह रहा हूं कि मेरा हर कार्यकर्ता नेतृत्व सर, ये तो राजनीतिक जवाब हर कार्यकर्ता नहीं, राजनीतिक जवाब नहीं मैं दे रहा हूं, मैं ईमानदारी से कार्यकर्ताओं की भावनाओं का जवाब दे रहा हूं ब्रजेश जी। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं हम कार्यकर्ता हैं, शिवराज जी कहते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं। कौन ये कहता है कि मैं ही सिर्फ नेता? ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस नहीं है, ये बसपा नहीं है, ये सपा नहीं है। थैंक यू समीर जी। अभी 30 सेकंड और लूंगा ब्रजेश जी। अभी आपने सुना होगा कि दीक्षित जी ने कहा कि साहब यहाँ बसपा का सांसद जीत गया, यहाँ सपा का सांसद जीत गया। आज भी बसपा सपा वहाँ लड़ रही है, समाजवादी पार्टी के नेता वहाँ लड़ रहे हैं। अगर इंडिया की बात करेंगे, INDIA की बात करेंगे तो वो काफी अखर गई दीक्षित जी की बात आपको। नहीं अखर ही नहीं, हम तो जो दीक्षित जी ने कहा उसको मैं क्लियरिफाई कर रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमारे नेता है। अमित शाह के एक एक निर्देशों का पालन देश का हर कार्यकर्ता करता है, वो हम भी करते हैं, वो शिवराज जी भी करते हैं। आपको कहीं से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अमित शाह जी अलग हैं, प्रधानमंत्री जी अलग है और शिवराज जी अलग है। शुक्रिया। सुनील साजन जी, मध्य प्रदेश का चुनाव आपकी पार्टी अकेले जा रही लड़ने या फिर गठबंधन में जा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है 5 राज्यों के तारीखें आ गई हैं। समाजवादी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान पिछली बार भी लड़े थे, मध्य प्रदेश तो हम लोग पिछली बार जीते थे, कई सीटों पे बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे। जहां पर इन तीनों राज्यों में समाजवादी पार्टी को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस नहीं हरा पा रही है, वहां हम मजबूती के साथ बीजेपी को हराने के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस की मदद के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा असली मकसद भाजपा को हराना है। अभी आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहे थे और उन्होंने कई बार इस बात को जोर देके कहा कि ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है। बीजेपी कार्यकर्ता बेस पार्टी नहीं बची है, गुजरात बेस पार्टी बची है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं। प्रधानमंत्री जी का चेहरा बताइए आप लोग, हम आज कह रहे हैं आप मध्य प्रदेश में बताइए मुख्यमंत्री का चेहरा, राजस्थान में बताइए मुख्यमंत्री का चेहरा, छत्तीसगढ़ में बताइए मुख्यमंत्री का चेहरा। भाजपा से लड़ रही है इन राज्यों में। हम लोग तो भाजपा का सफाया करने जा रहे हैं और सिर्फ इन्हीं राज्यों में भाजपा से नहीं लड़ रही। अभी सम्मानित पत्रकार साथी ने कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी ने घुटने टेक दिए हैं मध्य प्रदेश में और घुटने ही टेक दिए हैं राजस्थान में। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पहली थी वो दिल्ली से चल रही थी। अब उत्तर प्रदेश में दिल्ली वाले 2 लोगों को मंत्री बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन योगी जी मंत्री नहीं बना रहे हैं। तो सर, ये तो सर्टिफिकेट दे रहे हो आप योगी जी को? सर, दिल्ली नेतृत्व नहीं सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि इनमें आपस में लड़ाई चल रही है और ये कह रहे थे ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहां कोई नेता नहीं, एक अकेला सब पे भारी, किसने कहा था? और लोकसभा में कहा। यही नारा तानाशाही का है और मुझे लगता है इसी नारे के तहत भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत से नेता हैं वो मोदी जी और अमित शाह। सुनील जी, क्या कारण है कि कांग्रेस आपको खैर उस झगड़े में टिकट देने के लिए मध्य प्रदेश में तैयार नहीं है, आपके साथ कोई सहमति नहीं बना रही है? क्या ये फार्मूला बाद में आप किसी अन्य राज्य में या आगामी चुनाव में आप इंप्लीमेंट करेंगे फिर उत्तर प्रदेश में भी? नहीं, देखिए मुझे लगता है आज चुनाव की तारीखें आ गई हैं, क्योंकि कांग्रेस वहां बड़ी पार्टी है, वहां कांग्रेस को देना है। हमारे नेता अगर उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम देंगे, तो स्वाभाविक है उन राज्यों में कांग्रेस को देना है।
तब तो ये तो कांग्रेस तय करेगी कि कांग्रेस को देना है कि नहीं देना है। भाई हमें तो अगर भाजपा वहां को हराने के लिए चुनाव चुनाव तो घोषित हो गए, आपको टिकट अभी तक कंफर्म नहीं है कि कहां देंगे कहां नहीं देंगे, तो क्या फिर वही वाला फार्मूला आप भी तो लगाएंगे ना उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव आएगा? यही तो सवाल किया था आपसे। हाँ तो स्वाभाविक है ना, अरे इसमें क्या है भाई, प्रतिनिधित्व का है। अगर हमें उत्तर प्रदेश में लगेगा किन सीटों पर कांग्रेस चुनाव भाजपा को हरा सकती है, वही सीट तो अच्छा वो डिसाइड आप करोगे कि कांग्रेस को कौन सी सीट दो? अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस डिसाइड कर रही है तो उत्तर प्रदेश में कौन करेगा? यही सुनना था सर, जिसकी जमीन होगा, यही सुनना था, जिसका वोट बैंक होगा, शुक्रिया, जिसका नेतृत्व होगा वही तो करेगा। धन्यवाद सुनील जी। सेकंड राउंड में आपके बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करेंगे। आपका शुक्रिया। अभी तक आपने 3 वरिष्ठ पत्रकारों की भी प्रतिक्रिया सुनी और बीजेपी और अपने सहयोगी दल की भी सुनी। क्या माहौल है कांग्रेस के हिसाब से? ब्रजेश जी, 5 जगह चुनाव हो रहे हैं और काउंटिंग के दिन भी बैठूंगा आपके साथ में। हाँ, ये वादा तो मैं सबसे लूंगा क्योंकि लोग बाद में हारने वाले मैं बैठूंगा, मैं भागता नहीं हूँ। आप बहुत सालों से जानते हैं मुझे। 5 जगह कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, किसी में कोई इफ और बट नहीं है। 5 जगह कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है। टिकट का सवाल है, उस पर मंथन चल रहा है। बहुत जल्दबाजी में टिकट बांटने के बजाय कोई घबराहट नहीं है। ऐसी घबराहट नहीं कि केंद्रीय मंत्री उतार दिए। केंद्रीय मंत्री उतारने का मतलब कि यह मान लिया गया है कि केंद्र में अब सरकार नहीं बची। केंद्र में सरकार बचनी नहीं है। अगर केंद्र के मंत्री चुनाव हार जाते हैं तो क्या नैतिकता के आधार पर मोदी जी उसी दिन इस्तीफा दे देंगे क्या सरकार का? 7 MP उतार दिया राजस्थान में। ये घबराहट है और ये घबराहट बता रही है कि बहुत परेशान है लोग। मेरी एक लाइन का जवाब है, 5 जगह कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। सर 47 दिन बचे हैं मध्य प्रदेश में वोटिंग को, 47 डेज। नॉमिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं और आप अभी तक सहयोगी दलों के टिकट नहीं बांट पाए और खुद के टिकट घोषित नहीं कर पाए। बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे। CEC की मीटिंग कल से शुरू हुई है और बहुत जल्दी मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ही घोषित हो जाएंगे। क्या दबाव है आप पे? नहीं, कोई दबाव नहीं है। सोच समझ करके टिकट बांटना हर पार्टी का कर्तव्य है और हमारी पार्टी भी वही काम कर रही है। और जो भी टिकट आएंगी वो सारी की सारी टिकट उन लोगों की होगी जो चुनाव जीतने वाले लोग होंगे और बहुत जल्दी वो टिकट घोषित हो जाएंगे। बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा दबाव बना दिया है? बिल्कुल नहीं, हम दबाव में है ही नहीं। तो टिकट हम वहाँ, ब्रजेश जी मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, मैं रहूंगा आपके साथ काउंटिंग में। हम बिल्कुल दबाव में नहीं है। ये 5 चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के साथी बैठे हैं। कैलाश जोशी से बड़ा कौन नेता था बीजेपी में सुंदरलाल पटवा के बाद? कैलाश जोशी के परिवार ने हमारी पार्टी ज्वाइन कर लिया। इन सारे जगहों पर तमाम लोग छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। TRS के यहाँ पर उनकी बहन ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। बड़े नेता ज्वाइन करते जा रहे हैं। इन सभी जगहों पर भगदड़ मची हुई है और कांग्रेस पार्टी TRS की नहीं किया सर, वो YSR की बहन ने किया है। क्यों सर? TRS बहुत बड़ी पार्टी है सर, आप कहाँ उसको विलय करा पाओगे सर? सॉरी, मैं कह रहा हूँ सरकार में है सर वो जी। उनकी बहन, BRS की बहन, उनकी जो बहन है चंद्रशेखर जी की बहन नहीं सर, जगन मोहन रेड्डी की बहन ने ज्वाइन किया है आपकी। सर मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों की जो ये आना जाना शुरू हुआ बड़ी तेजी के साथ में, इन सारे प्रदेशों में कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल है। ये और इनकम्बेंसी भी तो है राजस्थान में। एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है। अशोक गहलोत ने बड़ी मजबूती के साथ सारे काम करने के बाद एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि इस वक्त अशोक गहलोत की लहर चल रही है। आपने सचिन पायलट का क्या कर रखा है? वो तो सबको दिख रहा है ना। सचिन पायलट जी रोजाना प्रचार में लगे हुए हैं और सचिन पायलट कह रहे हैं कि गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वो प्रचार कर रहे हैं। TS सिंहदेव जी का आपने पूछा, TS सिंहदेव जी ने खुद ये बयान दिया कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं बची है, सब कुछ खत्म और सारे लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या तो कह रहे हैं सुनील साजन की जो वहां करोगे वो यही करेंगे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। अब इससे खुला कोई क्या कहे? ये केंद्रीय नेतृत्व, मतलब कोई झगड़े वाली कोई बात नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर इन लोगों की सारी बातचीत चल रही है। जो भी फैसला होगा सामने आ जाएगा। ठीक है, अरुण दीक्षित जी के पास वापस आता हूँ। अभी बीरेन जी भी हमारे साथ, बीरेन जी जुड़ चुके हैं। बीरेन जी की ओपिनियन ले लूँ, फिर दीक्षित जी के पास आता हूँ। उनके प्रति बहुत ढेर सारे सवाल हैं मेरे पास और समीर सिंह ने भी सवाल काफ़ी खड़े किए हैं, तो जवाब दीक्षित जी से लेंगे विस्तृत। वीरेन जी, आज 5 राज्यों में चुनाव घोषित हो गया है, क्या माहौल चल रहा है ग्राउंड जीरो पे? क्या रिपोर्ट्स आपके पास मिल पा रही हैं? देखिए 3 दिसंबर को पूरे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाएंगे। नवंबर में सब जगह चुनाव है। 5 राज्यों का ये जो चुनाव है
ये इस देश की सियासत और भाजपा ये दोनों के लिए बड़ा अहमियत रखता है, क्योंकि इन राज्यों में भाजपा एक बड़ी जीत से माहौल बनाना चाहती है कि वो देश में उसकी स्थिति बरकरार रहे। लेकिन पिछले 2-3 राज्यों में वो लगातार हारती रही चुनाव, और इसका जो नुकसान है उसका ये भरपाई इन चुनाव से वो करना चाहती है। बात आती है कि 5-0 से कांग्रेस का दावा है कि वो जीतने जा रही है, लेकिन राजस्थान को लेकर जिस तरह से गुटबाजी रही है, जिस तरह से 5 साल सरकार चली और वहाँ पर सरकारें बदलती रही हैं, कोई सरकार जल्दी रिपीट नहीं हुई, तो ये थोड़ा आसान नहीं होगा उसको कांग्रेस के लिए बरकरार रख पाना। ब्रजेश जी, विधानसभा चुनाव तो हो रहा है, होगा, लेकिन जो यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं उन पे सारे राज्यों में लगभग बीजेपी के हाथ में है। खासतौर से 3 जो हिंदी भाषी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर करीब 65 लोकसभा की सीटें हैं, और इसमें इक्का दुक्का सीटें ही छोड़ दी जाए, बाकी सब भाजपा जीतती रही है। यहाँ जीतना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी वो आगे लोकसभा के चुनाव में वो टेम्पो बनाए रख पाएगी, और लोकसभा चुनाव उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। तो ये लोकसभा के 65 सीटें भी काउंट की जाएंगी कि वहाँ आने वाले वक्त में माहौल कैसा होगा। देखिए, जो भी चुनाव होता है वो मोदी के चेहरे पर भाजपा लड़ती है। केंद्रीय योजनाएं, मोदी के चेहरा, और यही वजह है कि सांसदों को ज़्यादा टिकट दे रही बीजेपी और मंत्रियों को, और ये एक मैसेज देना चाह रही कि स्थानीय नेतृत्व के बजाय वो जो मोदी के काम है और जो सांसद हैं उनका उतना विरोध नहीं रहता विधानसभा चुनाव में। तो ये बात है, लेकिन अभी वसुंधरा राजे को टिकट आज घोषित नहीं हुआ। शिवराज सिंह का तो चौथी लिस्ट में टिकट आ गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो अभी काट छांट जिसको बोलते हैं सियासत में चल रहा है। जहाँ तक बात राजस्थान की अगर कहें, तो जब मोदी का प्रादुर्भाव राष्ट्रीय राजनीति में हो रहा था, उस समय देश में अगर कोई पहला राज्य भाजपा ने जीता तो वो राजस्थान था। तो बीजेपी राजस्थान, मोदी के लिए राजस्थान बड़ा शुभ रहा कि वो राष्ट्रीय राजनीति में चमकते जा रहे थे, और उनको राजस्थान की पहली जीत मिली थी 2014 के आसपास पहले। तो ये वो राजस्थान से उनको लोकसभा की 25 सीटें आज भी वो जीतते आ रहे हैं। तो वो चाहेंगे कि ये स्टेट उनके पास फिर से वापस आए, उनकी कोशिश होगी। लेकिन देखिए, ये 3 राज्यों के जो परिणाम आएंगे वो इस बात को भी तय करेंगे कि इस देश की जनता जातीय जनगणना चाहती है या नहीं। वो इस बात को भी तय करेंगे कि जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है वो कितना असरकारक है। ये खास तौर से इन हिंदी भाषी राज्यों में जो परिणाम आएगा, तो बहुत कुछ इस 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से तय होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सियासत नहीं, ये एक प्रकृति का नियम है कि जब कोई पेड़ अपनी क्षमता से अत्यधिक फल फूल जाता है तो उसकी डालियां अपने ही भार से टूटने लगती हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से ये फार्मूला आदमी पर भी लागू होता है कि इंसान जब अपनी क्षमता से ज़्यादा पा जाता है तो उसको संभाल नहीं पाता। सियासत में भी कांग्रेस के साथ भी ऐसा हुआ, और बीजेपी जिस ओर है उसका भी आगे चलकर परिणाम ऐसा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती हैं और वो अपना रंग दिखाएंगी। लेकिन अगर कांग्रेस ने कोई चमत्कारिक परिणाम हासिल किया तो एक बात ज़रूर है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा बनेंगे। आज कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोकब हमीद के लड़के को शामिल कराया और इमरान मसूद को। तो मुसलमान नेताओं पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में खूब डोरे डालती है, और मुस्लिम कांग्रेस में खूब आता भी है, और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है फिर वापस चला जाता है। फिर वो कहता है अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी जीतेगी, विधानसभा में इसको दो।
तो ये इन लोगों के यहाँ आने जाने का क्रम चलता रहता है। लेकिन 5 राज्यों में से जो 3 राज्य हैं वहाँ के जीत हार कांग्रेस के यूपी के सीटों पर भी डाल पड़ेंगे असर। अगर कांग्रेस जीतेगी बढ़िया तो यहाँ 25-30 सीट मांगने लगेगी। जी वीरेंद्र जी। अगर कांग्रेस कमजोर हुई तो फिर वो 10-15 सीट पे रह जाएगी गठबंधन में। जी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए एक साहित्य सुनिएगा, चुनाव कैसे जीता और हारा जाता है उस पर, कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, और सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, और हौसलों के तरकस से कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हम सबको उपलब्ध कराने के लिए। हमारे साथ चैनल के स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़े हुए थे जो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे। मैं अरुण दीक्षित जी का रुख करूंगा, मध्य प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं, भोपाल से मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं। दीक्षित जी, बड़े ढेर सारे सवाल थे आपके लिए समीर सिंह के, मैं चाहूँगा आप उनका बिंदुवार संक्षेप में जवाब दें। मैं समीर सिंह को ये बताना चाहूंगा पूरी विनम्रता के साथ कि मैं पिछले 42 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हूं। उत्तर प्रदेश में नवार टाइम्स का संपादक दिल्ली से रहा हूं और 30 साल से मध्य प्रदेश को देख रहा हूं। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी प्रधानमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में कवर किया जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी और 2004 का जब चुनाव हुआ था तो वो प्रधानमंत्री थे। तो जो जिस तरह की बात भाजपा प्रवक्ता ने की कि कोई घुटने टेक गया, मैं सिर्फ ये पूछता हूं, इतनी संस्कारवान पार्टी, प्रधानमंत्री 17 साल के मुख्यमंत्री का, जिसने देश में रिकॉर्ड बनाया है बीजेपी के सबसे ज्यादा समय मुख्यमंत्री रहने का, उसका नाम नहीं लेते हैं। उन योजनाओं का, वो लाडली लक्ष्मी योजना जिसको लेके पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है, उसका जिक्र नहीं करते हैं, उनकी तरफ ठीक से देखते नहीं है। ये कौन सी बात है भाई? वो उनसे जुड़ी नहीं है। आता हूं समीर जी, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, आपको पूरा समय देंगे, आप जवाब दीजिए। चुनावी राजनीति में शिवराज सिंह चौहान मोदी से पहले आए हैं, वो 90 में विधायक बन गए थे। ये अलग बात है कि वो 2005 में मुख्यमंत्री बने। ऐसा कभी नहीं होता। आप भी ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री आता है तो अपने मुख्यमंत्री का भी नाम नहीं ले किसी रैली में। गृह मंत्री आए वो ये ना कहे कि हाँ, सभाओं में नाम ना ले, ऐसी परंपरा भाजपा में नहीं थी। दूसरी चीज जो है वो ये कि अचानक फिर ये बदलाव कैसे आया। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जो सरकार विज्ञापन दे रही है उनमें नरेंद्र मोदी जी ऊपर हैं, शिवराज सिंह पीछे हैं। अब अचानक विज्ञापन होर्डिंग लगे, उनमें आता है मोदी के मन में मध्य प्रदेश। तो हम लोग यहाँ बैठ के फील कर रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता जहां भी हो, मुझे नहीं मालूम, उन्हें मध्य प्रदेश में होते तो देखा होता कि पूरा फोकस शिवराज सिंह की बजाय नरेंद्र मोदी जी पर है। होर्डिंग रोज बदल रहे हैं। पहले आया, जो होर्डिंग आते थे उनमें होता था मैं शिवराज का परिवार, अब मैं मोदी की जी की कृपा से। तो जो जमीनी स्तर पर जो हो रहा है वो सच यही है। अब बाकी अगर यही आज की बीजेपी की ये परंपरा हो कि वो अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेंगे तो ठीक है, वो उससे मुझे कोई सर, मैं एक सवाल और जानना चाहता हूं, क्या कमलनाथ में इतनी राजनीतिक काबिलियत है, उनको इतना सपोर्ट है कि वो मध्य प्रदेश की जनता के नाथ बन पाएंगे? देखिए, कमलनाथ का व्यक्तिगत तौर पर, कमलनाथ भाजपा कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर हैं और एक फैक्ट ये भी है कि वो अब तक सिर्फ छिंदवाड़ा जिले तक सीमित रहे हैं। और कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, जिसको आप और हम अच्छे से जानते हैं कि वो कितने भी बुरे हाल में 89 में तिवारी जी की सरकार गई थी, तब से अब तक, अभी आपने कांग्रेस, सबकी हालत, आज भी कांग्रेस तत्काल लड़ने लगती है। तो कांग्रेस एकजुट हो जाए जिस दिन, उस दिन बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। कमलनाथ सबसे बड़े नेता हैं, कमलनाथ सबसे सक्षम नेता हैं, लेकिन ये आज भी डाउट है क्योंकि उनके साथ उनकी पार्टी के लोग बैठकों में तो शामिल होते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने मूल चरित्र से नहीं हटी है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने शायद ये कहा कि कैलाश जोशी के बेटे ने बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन की है। मध्य प्रदेश में कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है। भैरव सिंह शेखावत, भंवर सिंह शेखावत मंत्री, बड़े विधायक रहे हैं। एक विधायक जी जो है यहाँ से कोलारस से, उन्होंने ज्वाइन किया है। ऐसे कई बड़े नेता हैं। कैलाश जी के बेटे
दीपक जोशी जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन 2-3 महीने होने को आ गए। ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस ने उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसका क्या माना जाए? अगर शोभा की वस्तु बनाने के लिए बीजेपी के नेता लाए गए, तो ये स्थिति तो है कांग्रेस के साथ भी कि वो जिस ताकत से, मैंने पहले भी कहा था, जिस ताकत से बीजेपी खड़ी है उस ताकत से वो अभी तक नहीं आए। उनकी एक सीट नहीं आई है, एक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ, बिटियां चल रही हैं। यहां पर वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में आज की तारीख में कमलनाथ से बड़ा नेता इसलिए नहीं है क्योंकि दिग्विजय सिंह सबसे ज्यादा विवादित हैं, और उनको लेकर के बीजेपी ने जो एक इमेज बनाई है उसकी वजह से वो खुद पीछे हुए। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर। डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ छत्तीसगढ़ से नागेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। नागेंद्र जी जी एक मैं आप दे दीजिएगा या आप बोलना चाहते हैं? हमें लगता है अच्छा, कि दीक्षित जी की बातों पे जरूर निश्चित रूप से हमको जवाब मैं नागेंद्र जी को उसके बाद ले लूंगा। जी आप बोले। देखिए, दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उम्र है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हमें लगता है कि ऐसे वरिष्ठ लोगों को इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन सी भाषा आपको बुरी लगी? घुटने टेक दिए, नाम नहीं लिए। दीक्षित जी, मैं आपको 20 क्लिप भेज सकता हूं आपके व्हाट्सएप पे कि जब प्रधानमंत्री जी ने मंच पर बैठे प्रमुख लोगों का नाम लिया है। दूसरी चीज, आप इतना वायस होके ये बातें कह रहे हैं शिवराज जी और गृह मंत्री जी के बारे में, ये मैं पहले भी कहा हूं कि ये आपकी कपोल कल्पित बात है। पर तो कांग्रेस को भी भला बुरा कह रहे हैं। नहीं, तो कांग्रेस को भी भला बुरा ब्रजेश जी कांग्रेस को कहे, बीजेपी को कहे, हम उनकी जुबान को रोक नहीं रहे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, मैं लखनऊ से हूं, मैं गोरखपुर से हूं, मैं बीजेपी का स्टेट का प्रवक्ता हूं, और मैं मध्य प्रदेश को बहुत ठीक से जानता हूं, और मैं 35 साल से बीजेपी की सक्रिय राजनीति में हूं। मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में मैं गया हूं। एक एक संभाग की राजनीति के बारे में मैं कहूंगा कि आप कहेंगे तो मैं आपसे डिस्कशन कर सकता हूं। आप कह दो ना, कोई भी बात नहीं। एक चीज मैं आपको बताऊं, नहीं मैं बात जैसे दीक्षित जी, जैसे आपको मैं एक और उदाहरण दे दूं। बीजेपी की पहली सूची आई, पहली सूची में जिन केंद्रीय मंत्रियों के नाम अभी राय साहब कह रहे थे कि साहब इसका मतलब केंद्र में सरकार नहीं बन रही है, नरेंद्र सिंह तोमर जी को एक सीट से लड़ाया गया जो कांग्रेस जीती हुई सीट है। मैंने उन ऐसी सीटों को भी पार्टी ने चुना जो बीजेपी नहीं जीती थी, कठिन सीटें। उन कठिन सीटों पर बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को लड़ाया इस नाते कि हम उन सीटों को जीत। ये पार्टी की स्ट्रेटजी है। हम किसका नाम कब घोषित करेंगे, किसको कहां से लड़ाएंगे, ये पार्टी की स्ट्रेटजी है। और दीक्षित जी, आपको ये समझना, मेरा निवेदन है दीक्षित जी से, आप आलोचना करिए, लेकिन हमें लगता है कि आलोचना का भी एक स्तर होना चाहिए। इतना ही मेरा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं नागेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं। भाई नागेंद्र जी, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भूपेश बघेल के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं और बीजेपी को थोड़ा लाभ हो रहा है? क्योंकि दोनों के बीच वोट डिफरेंस 13% का था लास्ट असेंबली इलेक्शन में। तो ऐसा क्या हो गया कि वो 13% वोट कवर हो गया? देखिए, प्रदेश में ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं जिसमें से कुछ चीजों को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। भ्रष्टाचार एक तरीके से व्याप्त है, ये बार बार आरोप जो है लगता आ रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पे हमेशा घेरते आ रही है। इसके अलावा जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं वो शहरी क्षेत्रों में, अभी आज के हालात ये हैं कि छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में विकास जो है वो एक तरीके से थम सा गया है। तो इसका एक बड़ा खामियाजा है जिसके कारण नकारात्मकता थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है। और जिस तरीके से अभी पार्टी का इन्होंने अभी तक के जो सूची जारी नहीं करी, उसको भी लेके लोगों के अंदर, क्या ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस वन मैन शो में चली गई कि भूपेश बघेल ने पूरा पार्टी संगठन और सरकार पर कंट्रोल कर लिया है? लगभग ऐसा ही माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बनती चली जा रही है, लोग मतलब बिल्कुल जो चर्चा का विषय है वो यही है कि फिर से ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मतलब भूपेश बघेल है। ये बात सही है जी? एक यही संदेश जा रहा है। जो नारे भी लगते हैं, जो तमाम बातें हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, मतलब पूरे नारे लगा रहे थे भैया में भैया, भूपेश भैया, बाकी को तो कोई याद ही नहीं कर रहा वहाँ कांग्रेस बिल्कुल। नीलू रंजन जी मेरे साथ मौजूद है। नीलू जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि
शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नीलू जी, ये थोड़ा सर मध्य प्रदेश वाला पर्दा हटाओ सर, थोड़ा आप बताओ। हमारे दीक्षित जी ने तो बड़ी स्पष्ट और बोल्ड ओपिनियन दी, आप क्या मानते हो? देखिए बहुत सीनियर हैं सर। नहीं, मेरा ये मानना है सर यहाँ पे कि 18 साल से, सुनिए, मेरा ये मानना है कि 18 साल से मुख्यमंत्री वहां पे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी लोकप्रियता पे कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके 18 साल के मुख्यमंत्री होने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी कहीं न कहीं से आती है। हमने जो देखा है मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन उनके चेहरे को लेकर एक थकान जो है, कार्यकर्ताओं में एक उदासी जो है वो कहीं ना कहीं से है, और वो फैक्टर जो है वो खत्म करने तो के क्या लिए सर सर्जरी करानी चौहान के नाम को और यहाँ दिखें भाई, आदमी काम करेगा तो उम्र बढ़ेगी सर। अब देखिए पहले हमारे राय साहब एकदम बाल काले थे, सर्जरी तो हो गया 20 साल पहले। हाँ, अगर कोई नहीं बदल रहे तो ये सर्जरी तो हो गया। सुनील साजन ये पता नहीं क्या खाते पीते हैं सर। चुनावी चेहरे से शिवराज जी का चेहरा हटा दिया, मोदी का ला दिया, ये सर्जरी तो है। चुनाव में उनको मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। देखिए, दरअसल बीजेपी के लिए वहां पे मध्य प्रदेश जो है बहुत मजबूत गढ़ है। वहां पे जो प्रयोगशाला बीजेपी की रही है, वो पिछली बार भले हार गई हो बीजेपी, लेकिन 0.1% वोट ज्यादा रहे हैं। तो वो जो मजबूत स्थिति बीजेपी की है, उस मजबूत स्थिति को बीजेपी थैंक यू सर, थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मुझे डिबेट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। चौहान को अगर चेहरा रखेंगे तो गड़बड़ होगा। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, कब तक इंतजार करेंगे? अब तो देर हो रही है। देखिए ब्रजेश जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि सीपी राय जी ने जो बात कही कि जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि सब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह भारतीय जनता पार्टी हारेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे सम्मानित पत्रकार साथी से कि आप अपनी भाषा का स्तर ठीक करिए। घुटने टेक देना कौन सा भाषा का स्तर खराब है? अरे आप अपने उस एमपी की भाषा का स्तर नहीं देखते हैं? आपको कहाँ पता चलेगा? जो पार्लियामेंट में बोलता है आपको उस नहीं पता का भाषा का स्तर नहीं देखते हैं? नहीं, आप जानते भी नहीं। देश की खिलाड़ियों को छेड़ता है। नहीं, आप जानते भी नहीं। आप सुन लीजिए, इस भाषा आप मिलाइए नहीं। अरे आपसे ज्यादा नहीं, जैसे खराब भाषा कौन बोल सकता है? सर्जरी हो गई। आपके नेता अखिलेश यादव से खराब भाषा कौन बोल सकता है? जो अपने पिता का नहीं हुआ, अपने चाचा का अपमान किया, उससे हमको नसीहत नहीं सीखनी। अभी मैं बोलने लगूंगा तो फिर भाग जाओगे भारत समाचार छोड़ के। नहीं, और आपके आका भी भाग जाएंगे। यही अहंकार है। ऐसा है ना, जमानत जब्त कराने वाले लोग, जमानत जब्त, क्या आप गुंडा हो क्या? आप गुंडा हो क्या? नहीं, आप गुंडा हो क्या? भाग जाएंगे? नहीं, आप गुंडा हो, हम भाग जाएंगे? नहीं, आप गुंडा हो, हम भाग जाएंगे? हम भाग जाएंगे? गुंडा है आप करेंगे तो आप गुंडा हो कि हम भाग जाएंगे डर के आपसे? पिछड़ों को उत्पीड़न हम समाजवादी पार्टी के नेता है कि भाग जाएंगे? अरे क्या बातें करते हो लफाजी की बात है सुनील जी। जो अपने पिता का अपमान किया, जिसने अपने चाचा का अपमान किया, उस पार्टी के नेता से मैं सीख लेना चाहता हूँ। लोग देख अरे रहे हैं कहाँ बात करते हो? उत्तर प्रदेश में आपकी जमानत जब्त हो गई, 4 चुनाव हार रहे हो आप 14 हार गए, आप 17 हार गए, आप 19 हार गए, आप 22 हार गए, आप 23 नगर निगम हार गए। क्या बात करते हो? मायावती के चरण पकड़ने के बाद भी आपकी जमानतें जब्त हो गई और आप मेरे ख्याल से अगर एक एक करके बात करेंगे तो हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे। ठीक है सुनील जी, 20 से 1 सेकंड रुक जाइए। समीर सिंह जी, मैं समय बचा तो दूंगा, 1 सेकंड रुकिए। सुनील साजन जी, सुनील जी 20 सेकंड, सुनील जी 20 सेकंड 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ 20 सेकंड। देखिए ब्रजेश जी, हाँ मैं दे रहा हूँ, आप टाइम बोल लीजिएगा। उनको भगाने जा रही जो पिछड़े दलितों का हक छीन रहे हैं, आरक्षण छीन रहे हैं, जमानत उनको भगाने जा रही है जिन्होंने किसानों की आय दोगुनी नहीं की, जनता उनको भगाने जा रही है जाति जनगणना। बहुत बहुत धन्यवाद, रुकिएगा सीपी राय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा वक्त का अभाव है, आज थोड़ा सहयोग करें। देखिएगा आपस में, आप देखिएगा गुंडों की भाषा बंद 3 दिसंबर करो। को भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता आपके कार्यक्रम में नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। ओके सीपी राय साहब, सीटों के बंटवारे में ये असमंजस क्यों है और मध्य प्रदेश में ऐसी बातें आ रही कि थोड़ी सी आपसी तालमेल का अभाव है आप लोगों में, क्यों सीपी राय जी?
जी, क्या पूछा आपने? जी, आपसी तालमेल का अभाव है कांग्रेस में सर? नहीं, कोई तालमेल का अभाव नहीं। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ के साथी हैं, छत्तीसगढ़ में आज ही नोट करके रखिएगा, जो सीट आई थी प्लस माइनस 3 सीट, 3 सीट प्लस माइनस। ये पर्सनल आपका है कि कांग्रेस का ओपिनियन? नहीं, सीपी राय का है। ओके। प्लस माइनस 3 सीट। मध्य प्रदेश में पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ही जीती थी। लोग बताते हैं कि 80 करोड़ और पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं, और एक आदमी के भाग जाने से सरकार गिर गई। वहाँ पिछली बार भी कांग्रेस ही जीती थी, और उसका गुस्सा मध्य प्रदेश की जनता में है सरकार गिराने का। भाई वर्मा जी ने एक सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में मतलब पूरी बात कर लूँ अपनी में। राजस्थान में अशोक गहलोत ने जितनी योजनाएं लागू की हैं, इस वक्त उस आदमी का कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी में अपनी लड़ाई है, वसुंधरा राजे को नेग्लेक्ट किया गया है, और वहाँ पर मध्य प्रदेश में नेग्लेक्ट किया गया। उसके बारे में हमारे पत्रकार साथी ने कह दिया। कतई कोई शक नहीं है, मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करता, कम शब्दों में बात करता हूँ। ये 5 चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।